हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं हूं मनु शर्मा, आपकी एसएस टीचर। याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के हमने चारों सीरीज में चैप्टर पूरा कर लिया था और 20 क्वेश्चंस भी कर लिए 1 मार्कर के। अब हम स्टार्ट करेंगे 5 मार्कर क्वेश्चंस, 5 मार्क्स। और अभी आपको ये ध्यान से सुनने हैं, और जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंटर्स दिए हैं ये पूरा क्वेश्चन नहीं है। आपको जो आंसर होता है वो 100 to 120 वर्ड्स तक लिखना होता है। मैंने आपको मेन पॉइंटर्स दे दिए हैं, आप उनको एज अ हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग के नीचे अंडरलाइन करेंगे और एक्सप्लेनेशन देंगे। आपको चैप्टर में मैंने सारी एक्सप्लेनेशन करा दी है। तो लेट्स स्टार्ट। Describe the main features of the Constitution of 1791. Mention any 5 points. अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, आपको ये मालूम है, आपको मैंने चैप्टर में कराया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ही वो रेवोल्यूशन थी जिसकी वजह से डेमोक्रेसी नाम का वर्ड जो था पूरे वर्ल्ड में आया था। तो 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुई तो उसके क्या फीचर्स थे और वो किसने बनाई थी? तो वो किसने बनाई थी? नेशनल असेंबली ने बनाई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब मोनार्क तो था ही, लेकिन अब फ्रांस क्या बन गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया था। नेशनल असेंबली, अब नेशनल असेंबली के लोग कौन थे? ये थे थर्ड एस्टेट वाले लोग। ओके, थर्ड एस्टेट के लोग थे नेशनल असेंबली का पार्ट। और वो कितने मेंबर्स थे? 745। आप अब मेरी सीरीज में देखिएगा, मैंने आपको ट्राइंगल बताया है कैसे इलेक्टोर्स और इलेक्टोर्स के बाद 745 मेंबर्स थे जो नेशनल असेंबली के मेन मेंबर्स बने थे। एंड was indirectly elected and could legislate. अब राइट टू वोट किसके पास था? ओनली मेन अबव द एज ऑफ 25। और कौन? सिर्फ मेन। यहाँ पे ध्यान देना पॉइंट है, ओनली मेन ऑफ एज 25 हु पेड टैक्सेस इक्वल टू 3 days लेबर्स वेज वर द एक्टिव सिटीजन्स एंड कैन वोट। सिर्फ वो ही वोट कर सकते थे, मेन जो 25 ईयर्स ऑफ एज थे और जिनका 3 days ऑफ लेबर वेज की सैलरी थी उनकी, और वो एक्टिव सिटीजन थे। अब एक्टिव और पैसिव सिटीजन में क्या डिफरेंस था ये भी मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। एक्टिव सिटीजन्स होते हैं जो कि प्रॉपर टैक्सेस पे करते थे, और पैसिव सिटीजन्स थे जो कि वुमेन थे और चिल्ड्रन थे और जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग थे जो टैक्स पेयर नहीं थे। अब पावर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली के पास कौन सी पावर्स थी? दिस बॉडी हैड द ऑर्गन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर अब हम ध्यान से देखेंगे यही 3 चीजें, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये ही 3 जो ऑर्गन्स हैं, इसी से हमारी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन एंड सिटीजन्स, तो ये एक और पॉइंटर है हमारा, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन एंड सिटीजन्स। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन with the declaration and included rights like rights to life, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। तो यहीं से हमारे एक्चुअली में जो डेमोक्रेसी के राइट्स थे वो शुरू हुए थे, जो थे फ्रीडम ऑफ लाइफ, राइट्स टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। तो ये हमारे हो गए फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। फिर रिपीट करना ध्यान रखना है बच्चों कि ये आपके पूरा 5 मार्कर में सिर्फ इतना लिखेंगे तो मार्क्स कम होते हैं। आपको ये मेन पॉइंटर्स दिए हैं मैंने, इसको इलैबोरेट करेंगे तो आपको प्रॉपर 5 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है हमारा? Write a short note on the region of terror in France. Describe any 5 steps taken by him to consolidate his power in France. अब रीजन ऑफ टेरर क्या था? अगर आपको चैप्टर में इससे ध्यान होगा तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ऐसा थे, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो हेड थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सडनली वो एक मोनार्क में कन्वर्ट हो गए थे। तो अब उन्होंने, और वही था हमारा टाइम जो था प्रॉपर फ्रांस में रीजन ऑफ टेरर। तो अब रीजन ऑफ टेरर में क्या हुआ था, इसका टाइमिंग्स क्या थे? 1793 टू 1794, 1 ईयर तक ये रहा, इज नोन एज द रीजन ऑफ टेरर। तो इसमें आपका ये 1 मार्कर क्वेश्चन भी है कि ये कौन सी डेट, 1 ईयर 1793 से 1794 तक रहा था, और इसमें वो किसका था?
Robespierre, Maximilian Robespierre followed a TEW policy of severe control and punishment. तो ये क्या था? TEW policy of severe control and punishment. तो वो चाहते थे, रॉबिस्पियर चाहते थे कि अब जो उन्होंने लोगों के ऊपर जो अपने आइडियाज डाल दिए हैं, इट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड और लोगों को वही मानने हैं। तो वो एक मोनार्क को हटा के वो खुद एक मोनार्क में कन्वर्ट हो चुके थे। मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस, सेम जैसे कि लुई 16 ने किया था, ऐसे ही उन्होंने भी वेजेस और प्राइस के ऊपर सीलिंग कर थी। राशनिंग ऑफ मीट एंड ब्रेड, सो फिर से वही बेसिक चीज़ें, जैसे लॉफ ऑफ ब्रेड पे लुई 16 ने लोफ ऑफ ब्रेड पे छोटी छोटी चीज़ों पे जो बेसिक नीड्स की चीज़ें थी उनके ऊपर राशनिंग की थी, ऐसे ही रॉबिस्पियर ने भी कर दिया, उन्होंने राशनिंग कर दी। फिर पिजन्स वर मेड देयर ग्रेन्स टू द साइट्स एंड सेल इट एट फिक्स प्राइस। अब पीजेंट्स को कहा जाता था कि आप अपनी जो ग्रेन्स है उसको आप ट्रेड तो कर सकते हो, लेकिन फिक्स प्राइस पे, जो गवर्नमेंट कहेगी उसी प्राइस पे आप बेचोगे, उससे ज़्यादा आप प्राइजेस नहीं बढ़ा सकते। और उसमें से भी उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ रहा था, तो वो उनकी सिचुएशन सेम थी। यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। अब एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर जो था उसको ही बंद कर दिया। People could not eat that. All were to eat the quality bread, and that is a loaf made by of होल व्हीट। एक लोफ जो होल व्हीट का बना था वही लोग खा सकते हैं। उनको राइट अपना ईटिंग के लिए भी उनको रॉबिस्पियर की एक्चुअली में ज़रूरत थी उनके ऑर्डर्स की। इक्वालिटी इन फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, ओके, यहाँ पे इक्वालिटी थी कि स्पीच और एड्रेस के टाइम पे इक्वालिटी होगी कि लोग जो हैं वो सब अपना ओपिनियन रख सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हों, अपना ओपिनियन रख सकते हैं। चर्चेज वर शट डाउन। अब चर्चेज जैसे आपको चैप्टर में पढ़ा था, चर्चेज जो थे हमारे फर्स्ट स्टेट के लोगों को 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देना पड़ता था, तो वो भी एक मोनार्कल इंस्टीट्यूशन बन गई थी और उसको भी थर्ड स्टेट के लोग ही ऑलमोस्ट चलाते थे। तो सबसे पहले रॉबिस्पियर ने क्या किया, चर्चेस को ही बंद कर दिया और उनका क्या किया, एंड बिल्डिंग्स वर कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिसेस, और उसकी बिल्डिंग्स को बैरक्स और ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया, जो कि ओपनली वो लोग यूज़ कर सकते हैं और चर्चेस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका फिर से एक 5 मार्कर क्वेश्चन। आई रिपीट, ये सिर्फ पॉइंटर्स हैं, आपको 100 to 120 वर्ड्स तक लिखने होते हैं 5 मार्कर्स, ये सिर्फ पॉइंटर्स हैं। पॉइंटर्स में आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देंगे तो आंसर इज डन। नेक्स्ट, what changes people witness everyday life after the revolution of 1789 in France? अब ये ऑब्वियसली ये पूरा ही क्वेश्चन है जो पूरे चैप्टर बेस्ड है कि लोगों को क्या चेंजेस लोगों ने विटनेस किए 1789 की, जब फ्रांस की फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी उसके बाद 1789 के बाद कौन से चेंजेस थे। लेट्स सी। आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टल इन 1789, बैस्टल क्या था बच्चों, अगर आपको याद होगा वो एक कैसल था जिसको लोगों ने मिलकर डिमोलिश कर दिया था। अ लॉ वाज पास्ड अकॉर्डिंग टू विच सेंसरशिप ऑन प्रेस वाज एबॉलिश्ड। जब एक लॉ पास हुआ कि जो प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगी हुई है उसको बंद किया जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले जो इवन प्रेस भी जो थी वो मोनार्क के अकॉर्डिंगली चलती थी, जितना वो चाहते थे उतना ही वो लोग प्रिंट कर सकते थे, उससे ज़्यादा वो प्रिंट नहीं कर सकते थे। तो ये भी एक सबसे पहले अबॉलिश हुआ कि प्रेस के ऊपर अब मोनार्क्स का राइट नहीं रहेगा, तो वो अबॉलिश हो गई। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 17, ये आपका 1 पॉइंटर है, ओके। The Constitution of 1701 began with the Declaration of Rights of Men and Citizens. It proclaimed that freedom of speech and opinion and equality before law were natural rights of each human being by birth. अब obviously Declaration of Rights का क्या मतलब होता है कि कोई भी इंसान अगर पैदा हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर वो छोटी घर में पैदा हुआ है या वो बड़े घर में पैदा हुआ है तो उसके पास सारे राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, और वो अगर गरीब घर में पैदा हुआ है तो उसके पास राइट्स नहीं हैं। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन जो है वो 1701 में लेकर आया गया कि हर इंसान जो है उसके पास इक्वल राइट्स हैं बाय बर्थ। ये नहीं है कि वो उसकी जो राइट्स हैं उसकी कास्ट से या उसकी जो लेवल ऑफ इनकम है उससे जज किया जाएगा। अब ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3 क्या है,
Newspapers, pamphlets, printed pictures appeared steadily in the towns of France. अब ऑब्वियसली अगर आप जिस एरा में आप हैं, कितना पावर है हमारे पास सोशल मीडिया का, एक ज़रा सी बात और आप जस्ट यू पुट अ व्लॉग ऑन सोशल मीडिया और इट इज़ एवरीवेयर। तो लेकिन उस टाइम पे लोगों के पास इतना ज़्यादा नहीं होता था, फ्रीडम नहीं होता था, इतनी ज़्यादा न्यूज़पेपर्स और ये सब नहीं था। बट उस टाइम ये स्टार्ट हुआ कि न्यूज़पेपर, pamphlets, printed pictures appeared steadily in towns of France. From France, this printed material traveled into countryside और ये printed material जो था वो कंट्री साइड भी पहुंचना शुरू किया। मतलब कंट्री साइड के वो लोग जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती थी, वो बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड रहते थे और मोस्टली कंट्री साइड पे वो लोग रहते थे जो कि लो लेवल लोग थे, उन लोगों को कंट्री साइड पे भेज दिया जाता था कि वो बीच में सिटी के लोगों के साथ रहने के लायक नहीं है। तो उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर और पैम्पलेट से पहुंचाई जा रही थी। दिस पब्लिकेशन डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द कंट्री। और इन पब्लिकेशंस में ये लोगों को बताया जा रहा था कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं कंट्री में और लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए जो कि कंट्री साइड पे रहते हैं। अब 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 हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है कि द फ्रीडम ऑफ प्रेस अलाउड एक्सप्रेशन ऑफ अपोजिंग व्यूज ऑफ द इवेंट। अब ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ प्रेस ने अलाउ किया लोगों को अपोजिंग व्यूज ऑफ द इवेंट्स बताने के लिए। ईच साइड कुड नाउ ट्राई टू कन्विंस अदर्स of its stand on any event or problem. Much use was made of plays, songs, and festive possessions which attracted large number of people. तो ऑब्वियसली हो सकता है अगर मैं एक आइडिया दूं तो पॉसिबल है कि वो आपको पसंद नहीं आए, या कोई आपका अननोन आपको एक आइडिया दे कि उनके पास एक आइडिया तो आप भी अपना आइडिया उनके साथ शेयर करना चाहोगे। तो फ्रीडम ऑफ स्प्रेड से लोगों के पास ये राइट आ गया कि वो अपनी भी ओपिनियन को, इवेंट्स ऑफ व्यूज़, अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं और एक डिस्कशन में वो चेंज होके एक न्यू आइडिया फॉर्म हो सकता है। तो ये थे चेंजेस जो कि रेवोल्यूशन के बाद आम लोगों को दिखने शुरू हुए। फिर से ये 5 मार्कर क्वेश्चन, आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द अचीवमेंट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट इन फ्रांस। तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? ही वॉज अ मोनार्क और मिलिट्री के एक चीफ थे जिन्होंने देखा कि यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो ख़राब हुई है, तो उसका फ़ायदा उठाए जाते हैं और उन्होंने अपनी एक मिलिट्री पावर स्टार्ट की। और उन्होंने क्या किया? अब नेपोलियन बोनापार्ट वॉज अ मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ फ्रांस। कौन थे? ही वॉज अ मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ फ्रांस। ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है कि वो फ्रांस के मिलिट्री डिक्टेटर थे। जैसे कि अगर हमारे मिलिट्री के जो हाई चीफ मार्शल्स होते हैं, अगर आपको नहीं पता बच्चों तो मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा मिलिट्री डिपार्टमेंट होता है वो टोटल डिफरेंट डिपार्टमेंट है। उनके चीफ मार्शल्स जो होते हैं उनका वो अपने डिसीजन पे चलते हैं, दे आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट। और अगर कंट्री में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम इन सेंस कि अगर आपकी गवर्नमेंट गिर जाती है तो ऑटोमेटिकली जो पावर है वो मिलिट्री चीफ के पास चली जाती है और मिलिट्री चीफ एकदम से आपकी कंट्री के ऊपर अपना राइट्स शुरू कर देता है, उनका लॉ चालू हो जाता है। आफ्टर क्राउनिंग ऑफ हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804। अब उन्होंने, नेपोलियन ने खुद को ही क्राउन कर लिया एम्परर फ्रांस का। कब? 1804 में। He saw his role as a modernizer of Europe। और yes, वो एक मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप भी कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने कई ऐसे रेवोल्यूशनरी आइडियाज भी दिए थे विच वॉज एक्चुअली पीपल हैव एक्चुअली स्टार्टेड टेकिंग देम। तो वो मॉडर्नाइजर भी कहते थे अपने आप को फ्रांस का, यूरोप का। ही इंट्रोड्यूस अ लॉ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो उन्होंने ये लॉ जो था वो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का ये लॉ उन्होंने किया था। देखिए ये आपका एक मेजर पॉइंट है। अगेन 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चंस में नेपोलियन के बारे में आपको थोड़ा सा भी लिखना है तो ये आपका इंफॉर्मेशन है अबाउट नेपोलियन बोनापार्ट। तो उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर सबसे पहले लॉ निकाला था। क्योंकि अभी आप देखते हैं जिस घर में आप रहते हैं मोस्टली वो आपका ही घर है, आपको सिर्फ एक हाउस टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन मोनार्क टाइम में ऐसा नहीं था। मोनार्क टाइम में क्या था कि सारा ही लैंड जो था वो एम्परर का था। तो अब ऐसा नेपोलियन ने चेंज किया कि जो जिसका ज़मीन, उस जो जहाँ जिसका घर वो उसकी ज़मीन। तो
ही इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेज एंड मेजर। तो ये एक पॉइंट क्या किया था उन्होंने, ही इंट्रोड्यूस लॉज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। दूसरा, ही इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। उन्होंने हर एक के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेज एंड मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया था। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर। जैसे अगर वो अपने आप को खुद क्या कहते थे, मॉडर्नाइजर कहते थे, ऐसे ही लोगों को इनिशियली जो थे नेपोलियन जो थे एज अ क्या नजर आते थे, लिबरेटर नजर आने लग गए थे। दैट ही हैज़ अ वेरी लिबरेटेड व्यूज, लिबरल व्यूज, कि वो ओपन माइंडेड हैं। लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ, हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, और जो ऐसा लगता था कि वो लोगों के लिए फ्रीडम लेकर आएंगे। Many of his measures carried the revolutionary ideas of liberty। और yes, कुछ उनके ideas actually में ऐसे थे जो ideas of liberty थे, and lost to other parts of Europe। They left a long lasting impact on the lives of the people there। और उनके कई सारे ऐसे liberating views थे जो जिन्होंने लोगों के ऊपर काफ़ी टाइम तक लाइफ्स के ऊपर इम्पैक्ट किया था लोगों की। तो नेपोलियन के कुछ ऐसे लॉस एक्चुअली में थे, वो यस वो एक डिक्टेटर ज़रूर बन गए थे बाद में, लेकिन उनके कुछ आइडियाज़ एक्चुअली में थे बिकॉज ही वॉज अ एजुकेटेड मिलिट्री मार्शल। तो उनके कुछ लॉज लोगों ने एक्चुअली में उन लोगों को उनको इम्बाइब किया और उनको अभी तक प्रोटेक्ट करके रखा है। तो ये हो गया आपका 4 क्वेश्चंस कंप्लीट। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज 5th क्वेश्चन। Explain the triangular slave trade carried on 18th and 19th century। अब बच्चों अगर आपको याद होगा चैप्टर में मैंने आपको ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड की एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन दी है, फिर भी एक बार फिर से बताती हूँ। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या था, जब प्लांटेशन वर्कर्स की ज़रूरत थी इंडिगो और शुगर फार्मिंग के लिए, तो उस टाइम पे स्लेव्स चाहिए थे उनको ताकि पैसे कम देने पड़े और प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो उस टाइम पे एक स्लेव ट्रेड चालू हुआ 3 कंट्रीज़ के बीच में। और उस स्लेव ट्रेड को क्या उसमें क्या किया गया, देखें, लेट्स सी, पढ़ते हैं। There occurred a shortage of labor on the plantation in the Caribbean when Europeans refused to go and work in the distant land। अब शॉर्टेज कहाँ पे शुरू हो गई, प्लांटेशन वर्कर्स की कैरिबियन में। तो यहाँ पे क्या हुआ और कैसे शॉर्टेज हुई, जब यूरोपियन वर्कर्स ने रिफ्यूज करना शुरू किया कि वो डिस्टेंट लैंड में जाकर काम नहीं करेंगे। तो अब वो क्या करेंगे, यूरोपियंस क्या करेंगे। दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो अब इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकला, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका ने मिलके एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, उन्होंने एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड शुरू किया। वो क्या था, फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डोक्स और नैंटीज टू द अफ्रीकन कोस्ट। और उन्होंने सेलिंग करनी शुरू की वर्कर्स की, कहाँ से, बॉर्डोक्स और नैंटीज जिस जगह को कहते हैं, दिस इज द नेम ऑफ द प्लेस। तो यहाँ से उन्होंने जो थे अफ्रीकन कोस्ट पे जो थे लोगों को लाना शुरू किया, और देयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल चीफ्टियंस। अब वो लोकल चीफ्टियंस क्या होते हैं, जो लोग छोटे छोटे विलेजेस में जाके लोगों को कन्विंस करते हैं और कहते हैं कि उनको बाहर गांव में जाकर या बाहर देश में जाकर उनको अच्छे पैसे मिलेंगे, और वो लोग उनको बिला फुसला के कहीं किसी तरह लेकर आते हैं, और वो लोकल चीफ्टियन से जो थे वो इस तरह के स्लेव्स को ले लेते थे। अब द स्लेव्स वर ब्रांडेड एंड शैकल्ड। अब स्लेव्स को भी ब्रांडेड और शैकल्ड माना जाता था। दे वर देन पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स व्हिच कैरिड देम टू कैरिबियन। और एक पूरी शिप में उनको पैक करके टाइटली भर के उनको कैरिबियन में सेल कर दिया जाता था। देयर वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स। और उनको बेच दिया जाता था, जैसे कि आपने देखा ये स्लेव हैं तो उनको सोल किया जाता था प्लांटेशन वर्कर्स को। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव labor thus met the growing demand in the European markets for sugar, coffee and indigo। तो जैसे मैंने आपको बताया ये 3 जो थी हमारी प्लांटेशन वर्किंग की साइड थी जहाँ पर शॉर्टेज थी, और इस शॉर्टेज की वजह से ये स्लेव ट्रेड चालू हुआ था, क्योंकि यूरोपियन ने मना कर दिया था कि वो डिस्टेंट लैंड में जाकर काम नहीं करना चाहते, और इसकी वजह से यूरोपियन मार्केट में जो थी स्लेव्स की डिमांड जो थी ग्रोइंग डिमांड से यूरोपियन मार्केट्स में बढ़ गई थी, और ये स्लेव ट्रेड का
सारी कहानी शुरू हुई। सो स्टूडेंट्स, दिस क्लोजेस आर 5 क्वेश्चंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और अब आप लोग ध्यान से इन 5 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। अब नेक्स्ट मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन 5 मार्क का और लेकर आऊँगी और आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करना और आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास 4 सीरीज़ हैं। आप 4 सीरीज़ चैप्टर की देखिए, 20 मार्क्स के क्वेश्चन देखिए, 1 मार्कर और ये 5 मार्कर क्वेश्चंस, एंड यू आर डन विद द चैप्टर। सी यू ऑल, बाय।